सुधीजनों, आज आपसे हम उसी संदर्भ में बात करने के लिए मुखातिब हो रहे हैं जो संदर्भ पूरे देश का आज सबसे चर्चित प्रकरण बना हुआ है। किसी भी चैनल को खोल लें, सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकरण के ऊपर चर्चा और बातचीत हो रही है। अपनी बात की शुरुआत करने के पूर्व कुछ सूत्रों को आपसे कह देना चाहूंगा। पहला सूत्र, राजनीति के अंदर आज हमारी स्थिति अच्छे और बुरे के सिलेक्शन का नहीं है। आज हमारा सिलेक्शन थोड़ा ज्यादा बुरे और थोड़ा कम बुरे का सिलेक्शन है। यानी आदर्शतम स्थिति में कोई भी न तो पॉलिटिकल पार्टी है और ना ही कोई व्यक्ति है। अब आप पूछेंगे इसके पीछे कारण क्या है। जिन लोगों को सत्ता के माध्यम से धन बल, बाहुबल, प्रतिष्ठा, इन सारी चीजों की दरकार है, उन्हें राजनीति में तीन तिकड़म करना ही पड़ेगा। और जो लोग देश के हालात को सुधारना चाहते हैं, देश को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनको भी सत्ता में बने रहने के लिए कहीं ना कहीं कुछ समझौते करने पड़ेंगे। तो ये तो पहला तथ्य है जिसे समझ लेना चाहिए। इसलिए यह बहस ही बहुत बेमानी है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। दूसरा फैक्ट, जीवन और मृत्यु का निर्धारण पूरी दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हम किसके घर पैदा होंगे और हमारी मृत्यु कब और कैसे होगी, ये निर्धारण हम नहीं कर सकते। अतः इस संदर्भ में कोई भी बोले जाने वाला वाक्य बड़बोलापन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होगा। और एक शेर, इस शेर के बाद मैं अपनी बात शुरू करूंगा। उनसे कह दो कि वो थोड़ा वक्त से डर कर रहें। उनसे कह दो कि वो थोड़ा वक्त से डर कर रहें। वक्त अच्छे अच्छों का पानी उतार देता है। जी हां, निश्चित तौर पे आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं अतीक अहमद एवं अशरफ की हत्या के संदर्भ में। लेकिन इसके पहले हम ये तो जान लें कि आखिर ये गुंडे बदमाश बनते कैसे हैं, कहां से बनते हैं। एक छोटा पैदा होने वाला बच्चा सर्वाधिक स्थान, सर्वाधिक समय कहां पे देता है। जाहिर सी बात है, पहली पाठशाला मां बाप, दूसरी पाठशाला विद्यालय और तीसरी पाठशाला समाज। तो जाहिर सी बात है सुधीजनों, कोई भी गुंडा बदमाश या अच्छा व्यक्ति बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं तीन की है। और इसमें अगर चूक होगी तो उसके दुष्परिणाम भी हमें भुगतने पड़ेंगे। वो बचपन की कहानी तो आपने सुनी होगी ना। एक बच्चे को फांसी की सजा हो गई थी किसी संघाती घटनाक्रम के अंतर्गत, और उसने अंतिम इच्छा अपनी मां को मिलने का कहा था। मां जब जेल में आई थी तो उसने अपनी मां से कहा था कि मैं तुम्हारी जीवा देखना चाहता हूं। मां ने जीभ निकाली तो बच्चे ने जीभ काट ली और उसने कहा कि जब मैं चोरी करके घर पे आता था तो तुमने मुझे डांटने के बजाय मुझे शाबाशी दी थी, और आज इस परिणाम तक पहुंचाने के पीछे तुम्हारी ये जीवा ही है। मैं दूसरे शब्दों में ये कह रहा हूं कि जब माँ बाप, विद्यालय और समाज अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन बेहतर ढंग से नहीं करेगा तो समाज में क्रिमिनल पैदा होते रहेंगे। वैसे भी एक सर्व सत्य तो आप समझ ही लें कि 100% कहीं पे भी नहीं है। जब प्रभु श्री राम थे, जो सबसे बेहतर युग माना जाता है, उस समय भी दुर्दांत आतताई रावण था। आइए इस घटनाक्रम पे थोड़ा सा विचार करते हैं, जो घटनाक्रम प्रयागराज को केंद्र बिंदु में लेकर चल रहा है।
धूमनगंज में एक बड़ी दुस्साहसिक घटना हुई। यह अलग बात है कि उस घटना के तार बहुत पीछे तक जुड़े हुए हैं, लेकिन धूमनगंज के अंदर जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया और उमेश पाल की हत्या की सरेआम, उन लोगों के दिमाग में शायद ये बात कहीं गहरे तक बैठी हुई थी कि इस घटनाक्रम के करने के बाद भी हमारा कुछ नहीं होगा। अगर उन्होंने थोड़ा सा यूपी के ट्रैक रिकॉर्ड को चेक किया होता तो उनको पता चल जाता कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक क्रिमिनल अगर दूसरे क्रिमिनल को मारता है तो वो आकांक्षा भले रख ले कि इस कांड के करने के बाद भी वो जीवित रहेगा, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल दुस्साहस की इस सीमा रेखा को लांघता है कि हम किसी पुलिस वाले को मार देंगे और जिंदा भी रहेंगे, तो ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड यूपी के पुलिस का दिखाई नहीं देता। ऐसे कई एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। बहुत पहले वाराणसी में लल्लू सिंह एक गुंडा हुआ करता था। उसके गुर्गे ने नीलकंठ मोहल्ले में एक दीवान को गणासे से मार दिया और जाके उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री राम नरेश यादव के घर पे छिप गया। पुलिस ने लल्लू सिंह का इनकाउंटर कर दिया, जिनके आतंक से बनारस कभी कांपता था। लुंगी में मारे गए थे वो, गंगा उस पार रेता पे। विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को मारा था। क्या हश्र हुआ आपको पता ही है। और अतीक के बेटे असद ने पुलिस वालों को मारा था। क्या हश्र हुआ आपने देखा ही। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि पुलिस चाहे कुछ भी हो जाए अपने हनक को समाप्त नहीं होने देगी, क्योंकि अगर किसी भी सरकार के पुलिस की हनक समाप्त हो गई तो वो गवर्नमेंट उसी दिन खत्म हो गई। तो ये तो पहला फैक्ट आपसे मैंने कहा। अब आइए, ये जो अतीक अहमद साहब की हत्या हुई उसके ऊपर 20 सवाल उठाए जा रहे हैं। 20 सवाल के पहले मैं बता दूं कि फॉल्ट कहां कहां है। पहले मीडिया का जिक्र। आपने कभी ख्याल किया सुधीजनों, टीवी चैनल के ऊपर एक हफ्ते से देश की सबसे बड़ी न्यूज अतीक और अशरफ की हत्या ही है। इतना बड़ा वो आदमी है, इतना उसका महिमा मंडन, क्या क्या समाचार आ रहे हैं आप जरा सा गौर से देखें। और फिर आपको बंद कर देना पड़ेगा टीवी कि दिन भर 24 घंटे तो यही समाचार आ रहा है। और कमाल की बात देखिए, जिस टीवी वालों को देख के अतीक आश्वस्त होता था कि इनकी मौजूदगी में मेरा कुछ नहीं होगा, ख्याल किया आपने, उसी टीवी वाले का वेश धारण करके हत्यारों ने अतीक को निपटा दिया। नहीं साहब, इतनी इजाजत मीडिया को नहीं मिलनी चाहिए कि वह जुडिशली और इतने डेप्थ तक अपनी माइक को ले जाए, वरना पुलिस की कार्यप्रणाली के अंतर्गत कार्य करने में दिक्कत आएगी। अब आप ये बताइए कि अगर सारे समाचार मीडिया दे रहा है, पुलिस काम कैसे करे? मीडिया को पहले पता है शाइस्ता कहां पे है, फलाने कहां हैं, यहां पे हैं। कयासों के अंबार लगे हुए हैं टीवी के ऊपर, सब अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं। यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप साबरमती से लेकर प्रयागराज तक आते हैं, अतीक सुरक्षित हैं क्योंकि वैन के अंदर हैं। आप प्रयागराज के अंदर आके उनकी रिमांड लेते हैं और अतीक अशरफ एक वैन से निकलकर अब जीप में आ जाते हैं। अब आप खुली जीप में उनको लेके जा रहे हैं। खुली जीप का मतलब पीछे क्या है भाई? एक पर्दा ही तो है, एक कर्टेन ही तो है। एक बुलेट उस कर्टेन को नहीं छेद सकती क्या? तो ये चूक तो यहां है, बहुत बड़ी चूक है। आपको अतीक को फुल टाइम वैन में ही रखना था, ले आना था, ले जाना था। अस्पताल के दरवाजे पे लगाते, वैन में बैठाते, उनको ले जाते जेल। ये बीच में मीडिया कहां से आ गई? और एक और चीज़, किसी ने अपने गले में जो है अगर आईडी डाल ली मीडिया की, हाथ में माइक ले लिया, कंधे पे कैमरा ले लिया, तो पुलिस ने मान लिया कि ये मीडिया है, उसकी तलाशी की आवश्यकता नहीं है। और चूक तो यहीं पे है। कोई भी वीआईपी हो, तलाशी क्यों नहीं होगी?
किसके मन में क्या इरादे चल रहे हैं इसे कौन बताएगा? तलाशी होती तो क्या उन 3 शूटरों के पास से वो पिस्टल बरामद होती कि नहीं? और आपको बताऊं सुधीजनों, जब अतीक जीप से निकला था उस समय मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये तो इतना खुलेआम लेवल पे दिखाई दे रहा है कि इसे किसी भी बिल्डिंग से 4 मंजिले 5 मंजिले बिल्डिंग से टेलीस्कोपिक गन से शूट आउट किया जा सकता है। मेरी बात आपको गलत लग रही है? फिर से उस सीन को देखिए आप जब वो जीप से निकल रहा है। तो ये चूक नहीं है पुलिस की? जी हाँ, बहुत बड़ी चूक है। लेकिन अभी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि क्या पुलिस की सिर्फ चूक ही है, बेहतर काम कुछ भी नहीं है? नहीं। अब आइए उस पूरे घटनाक्रम पे कि घटनाक्रम जो कुछ हुआ इतनी त्वरित गति से हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। पहली बुलेट ने ही खेल खत्म कर दिया था। वो तो कन्फर्मेशन के लिए बाकी बुलेटें चलाई गईं। आप भी इस बात से मुतासिर करेंगे क्योंकि जिसकी खोपड़ी में एक बुलेट मार दी जाए दूसरे बुलेट की रिक्वायरमेंट्स क्या है? अब आप जरा सा बताएं सुधीजनों कि जब हत्यारों की मैगजीन ही खाली हो गई तो अब उनके पास विकल्प क्या था? चलिए भागते हो, पक्का शूट आउट होते पुलिस से, मैं लिख के दे दूं, क्योंकि जब पुलिस को पता है कि उसके पास कोई हथियार नहीं है, उससे हमको कोई थ्रेट नहीं है, तो उनके पास 2 राइफलें थी, AK-47 थी, स्टेन गन थी, पिस्टल थी, पक्का शूट आउट हो जाते। ये बात वो हत्यारे भी जानते थे, लिहाजा उन्होंने दूसरा गेम खेला। एक लेट गया, एक ने हाथ खड़ा कर दिया और आत्मसमर्पण की बात वो करने लगे। अब आप बताइए क्या पुलिस गोली मार देती? पुलिस गोली मारती तो फिर सवाल उठता कि देखिए साहब, आत्मसमर्पण किए हुए व्यक्ति को गोली मार दी पुलिस ने। दूसरा सवाल ये उठता कि तथ्यों को मिटा देने के लिए खेल ही खत्म कर दिया और इसको गोली मार दी। इसलिए पुलिस ने उनको पकड़ा। अब आप अपनी भाषा में कहते रहिए कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया या पुलिस ने उनको पकड़ लिया, लेकिन नंगा सच तो यही है कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया क्योंकि वो पुलिस की कस्टडी में है, रिमांड मिली हुई है। अब थोड़ा दूसरे पार्टों पे चर्चा कर लें कि क्या गवर्नमेंट ने इसे कराया? इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, कोई बड़ा गेम खेलने वाला है? पहले गवर्नमेंट के ही एंगल से बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है सुधीजनों कि कोई भी गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ होगी कि अगर वो इस तरह का क्राइम करा रही है तो सबूत के लिए 3-3 हत्यारों को छोड़ देगी? कोई गवर्नमेंट क्या इतनी बेवकूफ़ है कि इस तरह की कार्रवाई कराने के बाद वह उन हत्यारों को निर्देश देगी कि आप जय श्री राम के नारे लगाओ, जिससे हमारी बदनामी हो, लोगों का गुस्सा हमारे प्रति बढ़े, लोग ये कहें कि रेडिकलाइजेशन जो है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है इस तरह के नारों को लगा के? नहीं, ऐसा काम तो कोई सरकार बिल्कुल नहीं करेगी, मेरा ये मानना है। ये गेम कहीं और है, गेम कहीं और है। ये कैसे तर्क के आधार पर पता किया जाएगा? जाहिर सी बात है कि उन तीनों क्रिमिनलों के पास आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि इतनी महंगी पिस्टल वो अफोर्ड कर सकें। 8 से 9 लाख की कीमत की एक पिस्टल है जो उनके पास से बरामद हुई थी, तो शक जाता है कि ये किसी ने मुहैया कराया। नंबर 2, पिस्टल फायरिंग के अपने असूल हैं और बिना प्रशिक्षित हुए कोई व्यक्ति निशाने पे गोली नहीं मार सकता। इसलिए यह भी तय है कि उन शूटरों को गोली चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। अब सबसे पहले देखा जाता है ऐसे केसेस में कि मकसद क्या है। कोई व्यक्ति, हम सिर्फ देश में मशहूर हो जाएं इसलिए इतना बड़ा काम करके वो चाहेगा कि पुलिस इनकाउंटर में मर जाए, तो मशहूर कहाँ हुआ? उसका तो खेल ही खत्म हो गया और कुछ भी करेगा वो क्रिमिनल ही कहा जाएगा। वो नाम भले आप लेते रहिए। तो ऐसी सूरत में गेम वो नहीं था। अब चलते हैं तीसरे एस्पेक्ट्स पे। जिस व्यक्ति ने भी इस कार्य को अंजाम दिलाया, मुझे ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति ये सोच रहा था कि इस कार्रवाई में ये तीनों हत्यारे मारे जाएंगे
और मैं कर्टन के पीछे सेफ रहूंगा। लेकिन ईश्वर की दया से ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सारे गेम तो नियंत्रित ऊपर वाला करता है। इंसान तो सब कुछ क्रेडिट अपने को देता है, अहंकार के वशीभूत। उन तीनों का इनकाउंटर होने के बजाय वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। और जिस बंदे ने भी इसको प्लाट किया था, उसने साथ में ये भी प्लाट किया था, पिस्टल देने के अतिरिक्त, सारी सुविधाएं देने के अतिरिक्त, कि कार्रवाई के बाद तुम जय श्री राम का नारा भी लगाना अगर पकड़े जाने की स्थिति पैदा हो रही है तो, यानी कि गवर्नमेंट बदनाम हो जाए। अब इससे आते हैं और आगे पे। ये तो सर्वविदित है कि अतीक का पारिवारिक गैंग था। वो पारिवारिक गैंग का मतलब किसी बड़े ओहदे पे अपने परिवार के अतिरिक्त तो किसी व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करता। उसके खुद के अपने 5-5 बेटे थे साम्राज्य को संभालने के लिए। उसकी अपनी पत्नी थी खुद की, जो तमाम पैसे और उन सारी चीज़ों का हिसाब रखती थी। ऐसे में कोई भी ऐसा व्यक्ति उसके गैंग का हो सकता है जिसे उसके सारी प्रॉपर्टी का पता है कि वो प्रॉपर्टी कहाँ है, क्या है। और मैं आपको यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ सुधीजनों, गवर्नमेंट अगर ये सोच रही है कि उसकी कुछ बिल्डिंगों को ढाकर, कुछ खातों को पकड़कर उसने आर्थिक रूप से उसकी कमर तोड़ दी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी बहुत सी प्रॉपर्टियां विदेशों में हैं। जो बंदा ये खुद एक्सेप्ट करता है कि हम पाकिस्तान से हथियार की खरीद फरोख्त करते थे, आईएसआई और लश्कर से हमारा संबंध है, तो आप उसकी नेटवर्किंग का अंदाजा लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक अकूत प्रॉपर्टी का मालिक अतीक अहमद, उस प्रॉपर्टी के दावेदार भी तो बहुत कुछ हो सकते हैं। अतीक अगर पैसे के लिए, शोहरत के लिए इस क्राइम की दुनिया में आया था, तो बाकी उसके पीछे जो हैं वो भी तो वही कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि उस संपूर्ण बड़ी प्रॉपर्टी का गेम हो। लेकिन एक और एंगल जो आप सोच रहे हैं कि मैंने अभी तक उसका जिक्र क्यों नहीं किया, जाहिर सी बात है, आप सत्ता में बने हुए हैं तो साहब आपको तमाम लोगों से संबंध रखना होगा और तीन तिकड़म करना पड़ेगा। तो बहुत से ऐसे राजनीतिज्ञ होंगे जिसका संबंध अतीक से होगा, और अतीक से वो संबंध सिर्फ मोहब्बत भरी बातें करने के लिए नहीं, निश्चित तौर पे उसमें पैसे की भी बातें होती होंगी, उसका फ़ायदा लेने की भी बातें होती होंगी। आप हमको फ़ायदा दो, हम आपको फ़ायदा दें। तो ऐसे में कोई राजनीतिज्ञ जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपनी सारी बातें छिपी रहें, वरना हमारा तो राजनीति का मार्केट ही खत्म हो जाएगा अगर सारी बातें बाहर आ जाएंगी और सबूत के साथ आ जाएंगी। संभावना वहां पे भी जाती है कि ये कृत्य उसके द्वारा भी हो सकता है, कराया गया हो। लेकिन सब कुछ के बाद अब अंत में कुछ बातें करना चाहूंगा कि आखिर होना क्या चाहिए। जाहिर सी बात है कि ऐसे क्रिमिनलों का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। मीडिया सकारात्मक न्यूज़ दिखाए और देश के कानून व्यवस्था को सुचारू ढंग से स्थापित करने में साथ दे, न कि किसी क्रिमिनल को हीरो बनाकर देश के तमाम नागरिकों को क्रिमिनल बनने के रास्ते पे ले जाए। एक एक लफ्ज, एक एक वाक्य, एक एक शब्द बहुत सोच समझ के मीडिया पे आना चाहिए। गवर्नमेंट को एसओपी बनाना चाहिए, और जैसा कि मुझे खबर है वो एसओपी बन भी रही है मीडिया के लिए। किसी मीडिया कर्मी को ये इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए कि वो एकदम से सारी चीज़ों को ओपन कर दे जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्रिमिनल की खोज चल रही है, खोज प्रभावित हो रही है उससे, और मीडिया क्या क्या बके जा रहा है पूरे टीवी चैनलों पे। इस पर रोक लगनी चाहिए। और एक और चीज़, दुनिया के हर माँ बाप अगर अपनी औलादों को अंकुश में रखें तो पूरी दुनिया से 98% क्राइम स्वतः समाप्त हो जाएगा। हम लोग जब पढ़ा करते थे सुधीजनों, नैतिक शिक्षा का क्लास चलता था। अब तो किसी स्कूल में नैतिक शिक्षा का क्लास नहीं चलता। हर स्कूल व्यवसाय के कागार पे खड़ा है, और हर स्कूल तुम कितनी जल्दी पैसा कमाने की मशीन बन जाओ सिर्फ इसकी पढ़ाई पढ़ा रहा है। बुरा लगता है किसी को तो लगे, लेकिन नंगा सच यही है। और फिर तीसरी बात, जिन लोगों के हाथ में समाज का दायित्व है, देश का दायित्व है, प्रदेश का दायित्व है, 1947 के बाद से एक लंबे समय तक उन लोगों ने भी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। अपने फायदे के लिए समाज को जितना गंदा हो सकता था उतना गंदा किया। अब पानी सर के ऊपर चढ़ के बोल रहा है
तो एक दूसरे पे दोषारोपण का बालीबाल का खेल खेला जा रहा है और इससे कुछ होना नहीं है। मुझे याद नहीं आता कि 1947 से लेके अभी हाल तक योगी आदित्यनाथ को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी चीफ मिनिस्टर ने इतनी दिलेरी से सदन के अंदर ये बात कहने की हिम्मत जुटाई हो कि अगर किसी ने प्रदेश के अंदर माफियागिरी करने का प्रयास किया तो उसे मिट्टी में मिला देंगे। जाहिर सी बात है, हम उनसे फायदे ले रहे हैं तो हम इस तरह की बातें उनके लिए कह कैसे सकते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सही चीज़ों को प्रोत्साहित किया जाए और गलत चीज़ों को सख्ती के साथ, जैसे कि एक सिगरेट पी के उसके बट को बूट से मसल दिया जाता है, उस तरह से इन बुरी चीज़ों को मसला जाए। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, नीयत चाहिए, बाकी ऊपर वाला भी आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।